नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से आधुनिक कविताओं में से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो छात्र सेकंड ईयर में हैं और वे थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, द्वितीय भाषा हिंदी से, उनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक सुंदर सी कविता। कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। आज हम इस पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। विशेष करके आज हम कवयित्री मीराबाई का सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा एवं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से संघर्ष किया एवं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए किस प्रकार की रचनाएं दी, उनकी साहित्यिक सेवा किस प्रकार की थी आदि कुछ मूलभूत बिंदुओं के ऊपर आपसे समक्ष में विचार विमर्श करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवयित्री जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो कविता है, कविता का पठन होगा, फिर उसमें जो कठिन शब्दार्थ आपके समक्ष में रखने का प्रयास करेंगे, फिर उसका सारांश भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो विचार करते हैं कवयित्री का जीवन परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। हिंदी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में एक छोटे से गांव में उनका जन्म सन 1904 में हुआ था, निहालपुर में। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह बड़े ही शिक्षा प्रेमी थे। उन्हें ये पता था शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति का जीवन किस तरह से सुंदर बन सकता है। वह व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश की सेवा किस प्रकार कर सकता है। उसके साथ साथ महिलाओं को अगर हम शिक्षा देंगे तो वह परिवार के साथ साथ देश का उद्धार भी कर सकती है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी पुत्री को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया था। उनकी प्रेरणा से ही सुभद्रा जी की शिक्षा स्थानीय स्कूल में संपन्न हुई। शिक्षा संपन्न होने के उपरांत उनका विवाह सन 1919 में उनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ था। यानी कि 1904 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो विवाह हुआ था 1919 में। उनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान जी। पति के आदेशानुसार वे बनारस के थियोसॉफिकल विद्यालय में पढ़ने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को भेजते हैं।
लक्ष्मण सिंह चौहान जी, ये तत्कालीन ज़माने के मशहूर वकील थे, वकालत का काम करते थे। उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के ज्ञान को देखा और परखा और सोचा कि इनके भीतर ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, क्यों ना हम इनको आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ने भेजेंगे। पति ने जैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान के कानों में इस शब्दों को डाला, सुभद्रा कुमारी तुरंत तैयार होकर थियोसॉफिकल विद्यालय में इन्होंने पढ़ने के लिए अपना दूसरा जीवन आरंभ कर दिया। लेकिन किंतु तत्कालीन काल में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था तत्कालीन ज़माने में, जितने भी युवक थे, जितने भी कवि थे, जितने भी साहित्यकार थे, यानी कि जिन जिन रंगों में वह व्यक्ति कार्यरत थे, उन सभी के ऊपर असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा और सभी उस असहयोग आंदोलन में भाग लेते थे। और विशेष करके देश प्रेमी, मुख्यतः राष्ट्रभक्त सुभद्रा कुमारी चौहान को तो और भी बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके उपरांत सुभद्रा कुमार चौहान जी के जो पति थे लक्ष्मण सिंह चौहान जी, इन्होंने भी वकालत छोड़कर वकालत ना करने का निश्चय किया था और वे माखनलाल चतुर्वेदी के साथ, तत्कालीन ज़माने में जो कर्मवीर पत्रिका निकलती थी उसके संपादक तथा असहयोग आंदोलन में सहयोग देने के लिए लक्ष्मण सिंह चौहान जी ने उनका साथ दिया। यानी कि इस असहयोग आंदोलन के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इनके पति भी असहयोग आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा जी भी राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगी। इसी कारण उन्हें कई बार कारावास की यातना भी सहनी पड़ी। कारावास की यातना सहते समय भी उन्होंने देश सेवा नहीं छोड़ी। वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य आगे चलकर बनी। उनकी जो पुत्री, उसका नाम था सुधा। सुधा का विवाह उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के शिरोमणि प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय जी के साथ विवाह कर दिया था। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पुत्री थी उनका नाम था सुधा और प्रेमचंद के जो पुत्र थे अमृत राय जी, उनके साथ उनके पुत्री सुधा का विवाह हुआ। इस तरह से 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए, किंतु वीरतापूर्ण ओजस्वी रचनाएं इस अकेली कवयित्री द्वारा ही लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं होती है, लिखने की जो शैली होती है, उसके जो शब्द रचनाएं होती है, वह विद्यार्थी के मनों में बैठ जाती है। एक बार अगर से विद्यार्थी उस कविता को पढ़ लेता है तो उसको याद हो जाती है। तो तत्कालीन ज़माने में 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए हैं, लेकिन
वीरतापूर्वक और ओजस्वी रचनाएं अगर किसी ने हिंदी साहित्य को अगर से दी है तो वह केवल अकेली ही कवित्री हमारे सामने दिखाई देती है, वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा शेक्सपियरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 1948 में यानी कि स्वतंत्रता मिलने के एक साल उपरांत 1948 में मोटार दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हुआ था। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था और निधन 1948 में हुआ था। बहुत कम उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ था। अगर से और भी इनकी उम्र होती थी तो एक से बढ़कर एक कृतियां हमारे हिंदी साहित्य को मिलती थी, लेकिन जो भी तत्कालीन समय में उन्होंने जो कृतियां दी है, उनकी जो रचनाएं दी है, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के समान हम उसको देखते हैं। मूलतः सुभद्रा कुमारी एक कवयित्री तथा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनकी रचनाएं इस प्रकार की है। काव्य अगर से देखें तो हम मुकुल, त्रिधार, कहानी संग्रह अगर से देखें तो बिखरे मोती, सीधे साधे आदि। आधुनिक काव्य में नारी चेतना का स्वर मुखरित करने वाली कवयित्रियों में सुभद्रा कुमारी का मूर्धन्य स्थान रहा है। उनके काव्य में एक और नारी की सहज भावुकता तथा कोमलता के दर्शन आपको दिखाई देते हैं, तथा दूसरी ओर क्षेत्राणियों का तेज, उनका शौर्य भी इनके साहित्य में झलकता है। इस प्रकार देश प्रेम और पारिवारिक प्रेम की उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है। उनका देश प्रेम उत्सर्ग की भावनाओं से पूर्ण है। राष्ट्रीय कविताओं में झांसी की रानी कविता उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। इसमें सुभद्रा कुमारी ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के तेजस्वी व्यक्तित्व का चित्रण ओजस्वी शब्दों में साकार कर नारी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त जलियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयदशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर और वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं भी उल्लेखनीय हैं। अगर हम इनके साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे, विशेष करके उनकी जो कविता झांसी की रानी, यह कविता से सुभद्रा कुमारी चौहान सारे भारतवासियों के मनों में बस गई थी और तत्कालीन ज़माने में ये कविता के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लागू किया था। कविता को जब्त भी किया गया था, लेकिन तब तक ये कविता भारतीयों के नर नारी के हृदय में स्थान ग्रहण कर चुकी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर कविता का जो पठन करते समय शरीर के एक एक रोम
देश के लिए शरीर का एक एक लहू का खतरा देश के लिए समर्पित होने के लिए उत्साहित होता है। इस तरह की उन्होंने रचनाएं हमारे साहित्य को दी थी। सुभद्रा कुमारी की पारिवारिक और प्रेम संबंधी रचनाओं को प्रिय प्रधान और वात्सल्य प्रधान दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रणय प्रधान कविताओं में आत्म समर्पण, साधारण घटनाओं में जीवन का सौंदर्य तथा प्रति प्रेम दर्शित होता है। उनकी वात्सल्य प्रधान कविताओं में अपूर्व स्वाभाविक मार्मिकता तथा मातृहृदय की भावुकता हमको स्पष्ट रूप से उसमें झलकती दिखाई देती है। शैली की दृष्टि से उनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें भावानुसार भाषा का सहज प्रभाव दर्शित होता है। भाषा में सहजता, स्वाभाविकता तथा सरलता निहित है। उनकी वीर रस प्रधान रचनाओं में ओज तथा प्रणयपरक रचनाओं में माधुर्य दर्शित होता है। संक्षेप में राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन नवयुवकों के हृदय में देशानुराग की चेतना भर दी थी। देशभक्ति उन्होंने कूट कूट कर भर दी थी। प्रस्तुत रचना में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन को जीवन का स्वर्णकाल कहा है। उन्होंने अपने बचपन की यादों के बहाने पाठक को अपने बचपन में मधुर यादों को स्मरण करने पर विवश किया है। इनकी जब कविता हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है यह कविता केवल सुभद्रा कुमारी चौहान तक की सीमित नहीं रहती है। भले ही उन्होंने अपने जीवन का वर्णन इस कविता में किया है, लेकिन जब पाठक पढ़ लेता है, जब विद्यार्थी पढ़ लेता है, तो बाल्यकाल की जो आनंदमय क्षणों का जो परिचय होता है वह हर एक व्यक्ति के अपने बाल्यावस्था का ही परिचय दिखाई देता है। ये कला हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कम कवियों को मिली थी। उनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पास यह कला थी। अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सामने उस कविता को प्रस्तुत करते हैं जो मेरा सुभद्रा कुमार चौहान जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए कविता पठन कर देते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुल्य आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में भी रानी। के दूध के कुल्ले मैंने चूसा अंगूठा सुधा पिया,
किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचलना जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गिले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीरयुक्त दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। तान रसीली थी, कानों में चंचल छेल छबीली थी। चंचल छेल छबीली थी। दिल में एक चुंबन सी थी, यहाँ दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको है बचपन, ठग दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है। प्यार प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र में संसार बना। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरल, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दुर्गों में, कौतूहल था छलक रहा। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ। काओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ,
तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोज थी जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह, बचपन फिर से आया। ये उनकी सुंदर सी कविता है। अब हम थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कविता के शब्द बड़े ही सरल है, सादे सीधे हैं और बड़े कठिन है ही नहीं है। तो अभी हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी को अपनी बाल्यावस्था की मधुर याद बार बार आती रहती थी। उन्हें लगता था कि बचपन के जाने के साथ उनके जीवन से सबसे बड़ी खुशी विदा हो गई, और उस खुशी को याद करते हुए, उस आनंद को पुनः अपने जीवन में बुलाते हुए, उनकी स्मृति, उनकी यादों में यह कविता उन्होंने लिखी थी। कविता बड़ी सुंदर है। देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन कितना अच्छा और मधुर होता है। किसी बात की चिंता नहीं, और जो खेलना है खेल सकते चाहते थे, जो खेल सकना चाहो खेल सको, जो पदार्थ खाना चाहते थे वह खा सकते थे, बिना भय से बिना डर से अपनी जीवन बिताते थे। बचपन का जो आनंद था बड़ा ही अतुल्य था। वह कहती है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहती खेलना खाना, वह फिर निर्भय स्वच्छंद, किसी बात की चिंता नहीं होती थी। ना खाने की चिंता होती थी, ना खेलने की चिंता होती थी। मन चाहे पदार्थों को हम खाते थे, मन चाहे खेल को हम खेलते थे। किसी का डर नहीं था, किसी का भय नहीं था। इस तरह से बचपन में सारे के सारे मनोरंजन के खेल खेला करते थे। और विशेष करके ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बच्चे जो होते हैं ईश्वर के समान होते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें ईश्वर का ही स्वरूप होता है। उसको झूठ बोलना नहीं आता है, उसे अहंकार नहीं रहता है, वो जो भी करता है भोले भालेपन में करता है। इसलिए महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है, ऊंच नीच का कोई हमारे कोमल मन में ऊंच नीच के, छुआछूत के, अमीर गरीबों के कोई भेदभाव नहीं थे। हम अपने टूटे फूटे घरों में और फटे पुराने वस्त्रों में भी रहकर अपने आप को किसी रानी और महारानी के जैसे समझ सकते थे। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में भी रानी। किसी ऊंच नीच के जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव बचपन में नहीं होते हैं। उसके उम्र वाले जितने भी बालक उसके सामने दिखाई देते हैं, बस दिल खोलकर उनके साथ खेलते हैं। अमीरी गरीबी का कोई वहां पर मूल्य नहीं होता है। उनके जो भले पुराने फटे मैले, या उनका घर झोपड़ी हो या महल हो, फिर से भी अपने हृदय में वह महारानियों के जैसा ही व्यवहार करते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूसा अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। बचपन भी क्या गजब का होता है। हम अपने
अंगूठे से अमृत पान करते थे और कभी कभार दूध के कुल्ले करने में आनंद मिल जाता था। सूने घर को अपनी किलकारियों से आबाद करते थे। हमारी आवाज से घर के सदस्य सारे के सारे आनंदित हो जाते थे। उस बचपन को कभी भुलाया जा नहीं सकता। किए दूध के कुल्ले मैंने चूसा, यानी कि बचपन में जब माता स्तनपान कराती है तब बच्चे का पेट भरने के बाद वह मुंह में दूध लेता है और कुल्ले करने लगता है, विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालने लगता है। कभी कभी जब उसको भूख लग जाती है तो अपने हाथ का जो अंगूठा होता है वह मुंह में रखता है और उसको चूसता है और उसमें से उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस अंगूठे में से अमृत की धार बरस रही है। इस तरह से वह अपने बचपन के जीवन को भोगते हुए आगे बढ़ती है। फिर मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चाम कर गिले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। यहाँ तक कि उन्होंने जीवन का बाल्यकाल की चेष्टाओं का, आनंद का वर्णन किया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है बचपन में रोना और मचलना यह भी कितना आनंद दिया करता था। आंसू हमारे मुख, जैसे कि इनको रोने की आवाज़ आती थी। जब कभी बाल्यावस्था में बच्चा रोता था तो माँ भले कितने महत्वपूर्ण काम में क्यों न निमग्न हो, बच्चे की एक आवाज़ से वह दौड़कर आती थी। बच्चे में जो धूल लगी हुई है उसको झाड़ पोंछ कर उसके जो आँखों से मोती जैसे आंसू टपक उठे हैं, ऐसे सुंदर से गाल को चूम चूम कर आंसुओं के जो धार होती है, आंसुओं से जो उसका चेहरा गिला हुआ है उसको सुखाती थी। इतने में दादाजी बड़े प्रेम के साथ आते थे। उस नन्ही बिटिया को, उस बच्चे को अपने गोद में बिठाकर चंद्रमा और चांदनियों का प्रकाश दिखाते थे। जब आंख भरी आंसुओं से जब देखते थे छोटी छोटी बालक उस चंद्रमा को और उनके मुखमंडल के ऊपर विशेष प्रकार की तेजी आती थी। इस बच्ची के चेहरे के ऊपर सुंदरता देखकर, चमक देखकर सारे घर बड़े ही आनंदित हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे। ऐसा बचपन आता था। कभी कभी हम रोते थे जब हमारी माँ घर के सारे काम काज छोड़कर हमें मनाने आ जाती थी। जो धूल भरे शरीर पर होती भी उसे पोंछकर हमारे सुंदर गालों को जो आंसुओं से गिले थे उसको चूम चूम कर सुखाती थी। दादाजी अपनी गोद में उठाकर आकाश में चंद्रमा दिखाते थे। मेरी आंसुओं से भरी आंखें चमक उठती थी। जब मैं मंद मंद मुस्काती थी तब सारे के सारे घर के सदस्य, सारे के सारे मेरे चेहरों को देखकर उनके चेहरों के ऊपर, उनके मुख के ऊपर एक रौनक जैसी आ जाती थी। यहाँ तक इस पंक्तियों में उन्होंने बाल्यकाल का सुंदर वर्णन किया है, बचपन का सुंदर वर्णन किया है। अब वह बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जब पहुंचती है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी ही सुंदरता का यौवन का वर्णन किया है। यौवन भी जीवन में कभी हम यौवन को भी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन बचपन की जो महिमा है, बचपन का जो आनंद है, ये कुछ और होता है और युवा अवस्था का जो आनंद होता है वो और होता है। युवा अवस्था में आनंद के साथ साथ जिम्मेदारियां होती है और उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए कंधों के ऊपर परिवार का, समाज का, संस्कृति सभ्यता का पूरा बोझ होता है। उसको निभाते हुए अपने मधुर क्षणों को याद करना बड़ा कठिन कार्य होता है। चलिए आगे मैं सुभद्र कुमारी चौहान जी क्या कहती है।
वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छेल छबीली थी। वह बचपन का सुख से भरा साम्राज्य छोड़कर पता ही नहीं चला कि, लेखिका कहती है, मैं उछलते कूदते हंसते खेलते कब किशोर अवस्था छोड़कर जवानी के द्वार पर आ खड़ी हो गई। अब किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मेरी आंखें लाज से भर जाती है, मन में एक उमंग सी भी भर जाती है। मेरे हाव भाव बदल चुके थे, मैं बहुत ही चंचल हो गई थी। बड़ी होने पर मुझे इस दुनिया के बारे में पता चला तो बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मन में एक ही प्रश्न था, मैं सबके बीच में स्वयं अकेलापन महसूस कर रही थी। छेल छबीली थी मैं सबके बीच में, दिल में एक चुंबन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच में अकेली थी। बड़ी सुंदर सी व्याख्या की है यहाँ पर। जैसे कि युवा अवस्था में पदार्पण करने के बाद बचपन कब छोड़कर चले जाता है इसका पता नहीं चलता है, तो धीरे धीरे हमारा आकर्षण किसी के प्रति बढ़ जाता है। विशेष करके बचपन में जो पैरों में चंचलता होती है, युक्त अवस्था में आने पर उसकी जो पैरों की चंचलता आंखों तक आ जाती है। इस तरह से वह चुंबक के समान किसी के ओर आकर्षित होने में लग जाती है, और यहाँ पर व्यक्ति अकेला होता है। आगे बढ़ते हैं। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठग दिया तूने, अरे जीवन के फंदे में मुझको, जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। मैं जिसके खोज में थी, जिस प्रियतम को मैं अपनाना चाहती थी, कभी देखा नहीं था, खोजी थी जिसको, वह बचपन में मिल गया, लेकिन हे बचपन तूने तो मुझे धोखा दिया। जवानी के फंदे में मुझे फंसाकर तू मुझे छोड़कर चले गया। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है प्यारी, प्रीतम की रंगरलियों की स्मृति भी प्यारी है। मानो मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। लेखिका बड़ी सुंदरता के साथ युवा अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है, हे बचपन यह तूने कहाँ लाकर मुझे खड़ा कर दिया, तूने तो मुझे जवानी के फंदे में फंसा दिया। बचपन तुमने तो सचमुच मुझको बड़ा धोखा ही दिया। मैंने जवानी के रंगीले दिन और उसकी खुशियां भी महसूस की है। रात दिन प्रियतम की यादों में रहना भी अच्छा लगता है। वे सभी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन बचपन तुम्हारे जैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता। मैं मानती हूँ कि युवा काल या जवानी का सुख बहुत ही अनोखा है, अनोखा होता भी है। इस जीवन में इच्छाएं
परोपकार भी बहुत है। ऐसा लगता है कि यह संसार रणभूमि है और हम यह संघर्ष का बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन से उत्पन्न संतोष के साथ साथ हमारे कार्य को निभाते निभाते युद्ध जैसा वातावरण निर्मित होता है। यह भी जीवन के लिए मधुर क्षण होता है, लेकिन बचपन के तुलना में यह बहुत अधूरा ही रहता है। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता में आपके सामने प्रस्तुत करती है। चलिए अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचते हैं। बचपन को देखा, फिर दूसरी युवावस्था यानी कि जवानी के महत्वपूर्ण जवानी किस तरह से हमारे कार्य में आती है, वो उसके भी मधुर क्षणों को हम उपभोग करते हैं। वो आनंद के साथ साथ कुछ कर्तव्य का पालन करना भी हमें युवा अवस्था में सिखाया जाता है। फिर अंततः अब तीसरे जीवन के बारे में बताने का प्रयास करती है। वह भोली सी मधुर सरल, वह प्यारी जीवन निष्पाप, क्या फिर मिटा सकोगे तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी मेरी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब इसी तरह से वह बचपन को बुला रही थी। बचपन के मधुर भाव में पल भर के लिए वो अपने आप को भूल गई थी। उतने में उनकी जो छोटी बच्ची वहाँ पर सो रही थी या खेल रही थी, बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उतने में उनके बेटी ने आवाज़ लगाई। अब उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। उनकी जो कुटिया थी, उनकी जो झोपड़ी थी, नंदनवन के समान हर्ष उल्लास के साथ मधुर स्वर करने लगी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, वह मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग उंग, अंततः समय की आपूर्ति के कारण अंततः उनकी बच्ची खेल रही थी और मिट्टी खाकर आई थी। उन्होंने मिट्टी कुछ हाथ में लेकर आई थी और वह अपने माँ को कह रही थी कि खाओ। तब माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, आप ही खाओ। इस तरह से अपनी भोली भाली बिटिया की स्मृति, यादें और भोलापन देखकर ये भी उनके साथ अपने बचपन को याद कर रही थी। अंततः वो कहती है, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। मुझे बचपन छोड़कर भाग गया था, मैं अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में देखा और मुझे वहाँ मेरा बचपन, सुंदर सा बचपन मुझे मिल गया। कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता को 3 भागों में विभाजित करती है। पहले भाग में आपको बाल्यकाल का वैभव, बाल्यकाल का आनंद बताने का प्रयास करती है। दूसरे भाग में वह युवा अवस्था, वैवाहिक जीवन के उपरांत जो कर्तव्य होते हैं और उसके पक्ष में और विपक्ष में जो भी संघर्ष होता है आदि के बारे में। अंततः फिर बाद में वह अपने बच्ची के रूप में आनंद लेती हुए कहती है कि मेरा बचपन मेरे बच्ची के रूप में पुनः मुझ में आया और मैं भी बच्ची के जैसे तुतलाते हुए उसके प्यार में डूबकर नीचे बैठकर उसके साथ खेलती हूँ और मुझे यह बचपन जो छोड़कर बचपन में गया था, अब वह मेरे बच्ची के रूप में पुनः मुझ में आ गया। कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान इस छोटी सी नहीं बल्कि लंबी सी कविता के माध्यम से आपके सामने आ जाती है। समय की आपूर्ति होने के कारण आपको मैं सभी को धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।